हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरे लूसेंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की है इतिहास से, क्योंकि इतिहास का पोर्शन बड़ा है और याद करने में ज्यादा टाइम भी लेता है, इसलिए हमने सबसे पहले इतिहास शुरू किया है बिल्कुल पहले पेज से। तो आपको लास्ट तक देखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक एक चीज समझाई है बेसिक से, जिससे आपका बेसिक भी स्ट्रांग होता चले। यहाँ पे आज हमारा ये 8वां लेक्चर है। इसके पहले हम 7 और लेक्चर देख चुके हैं। शुरुआत में हम क्या करते हैं कि जो पुराने लेक्चर्स हो गए हैं उनके क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। लास्ट में आज हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आप जो पढ़ते आ रहे हैं वो आपको याद होता चले साथ ही साथ में। ठीक है। उसके अलावा जिस भी एग्जाम में आपका जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, पीसीएस का प्रीलिम्स हो या वनडे एग्जाम हो, सब जगह आपका लूसेंट काम आती है। तो ये बहुत ही जरूरी है, चाहे वो आप एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, पीसीएस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अच्छे से देखिए, समझकर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। सबसे पहले आज का मोटिवेशन है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। अब ये चीज जो है आपको क्यों याद रखनी है और क्यों रिलेटेबल है ये चीज। हर इंसान के जीवन में ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसा कोई आ नहीं सकता जिसे हम पसंद करते हैं, है ना। पसंद नापसंद अलग चीज है, पढ़ाई अपनी अलग चीज है। तो हमें कोई ना कोई पसंद आ ही जाता है, समवन स्पेशल हमारा। तो कभी कभी उससे झगड़ा हो गया, या उसने धोखा दे दिया, या वो बात नहीं कर रहा है, कोई भी चीज हो जाती है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है ना, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। या हम सोसाइटी की बात करें, आपको भी पता है बुआ फूफा टाइप के जो लोग हैं हर चीज में आपको कंपेयर करते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। तो रिलेटिव्स का भी सोशल प्रेशर आपको रहता है। तो आपके जो ये अचानक से बदल नहीं जाएंगे रिलेटिव जो है ना, एक दिन में बहुत अच्छे हो जाएं, या आपको कोई पसंद आना बंद हो जाए पढ़ाई के टाइम में, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका, कि आपको जितना भी बुरा लग रहा है थोड़े टाइम के लिए बुरा फील कर लीजिए। चाहे वो घर का प्रेशर हो, रिलेटिव का प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, समवन स्पेशल से हो गया हो कुछ बहस, लेकिन उसके बाद आप फिर पढ़ने बैठ जाइए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जैसे ही आपका नाम आता है एग्जामिनेशन पास करने के बाद, उसके बाद सारी चीजें बदल जाती हैं। वो समवन स्पेशल भी आपको ज्यादा केयर शो करने लग जाएगा, और आपके रिलेटिव जो है वो तो मतलब चरण ही छूने लग जाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास बीता हुआ जो कल है वो दिमाग में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके हाथ में आपका पूरा फ्यूचर है, उसको खराब नहीं करना है। थोड़ा टाइम 1-2 घंटे आपने बर्बाद कर लिया, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठ जाइए बिना कुछ सोचे समझे, है ना। क्योंकि वही जो है वो आपका फ्यूचर संभालने वाला है, वही इन सब लोगों के मुंह बंद करने वाला है। चलिए इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पहले वाले जो हमने क्वेश्चन देख लिए, 6-7 हमारे लेक्चर हो गए हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा टफ क्वेश्चन सोच रही हूँ देने का, कि ये टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइएगा। इसमें से कौन सा ताम्रपाषाण नहीं, आप इसमें से देखिए, इसमें से कौन सी जो स्थल है वो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर करवाया है उससे संबंधित है, मतलब जितने भी हमारे पुराने हो चुके हैं उससे आपको बताना है। पहला है आपका आल्हादीनो, दूसरा है आपका कुंतसी। ठीक है, ये मैंने आपको नाम बताए हैं, अगर आपने अच्छे से देखा होगा, ये ऐसे नाम है जो आपको हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा नाम है यहाँ पे आपका जोरवे, और चौथा नाम है कोड दीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम से लेके एसएससी वगैरह हो गया, और आपके पीसीएस तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ये आपको जरूर बताना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे पश्चिमी जो आपका स्थल है सुत्का गेंडोर, ठीक है, सुत्का गेंडोर, वो किस नदी के किनारे है। ठीक है, उस नदी का नाम बताना है, नदी के किनारे है। तो आपको यहाँ पे नदी का नाम बताना है कि सुत्का गेंडोर जो सबसे पश्चिमी आपका स्थल था
उस वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, जरूर इसको सॉल्व करिएगा। चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर खुद अपने आप में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे हमने बेसिक चीजें कवर कर ली हैं कि उसके सबसे पश्चिम में, सबसे नॉर्थ में, इधर पूर्व में, इधर दक्षिण में कौन कौन से स्थल हैं, वो किस नदी के किनारे स्थित है, उसके अलावा वो किस स्टेट में स्थित है, क्योंकि जगह का नाम जानना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बेसिक बेसिक चीजें हमने मोहनजोदड़ो के बारे में देखा। मोहनजोदड़ो में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें आपको मिली है, कालीबंगा में आपको कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। याद रखिएगा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, जैसे कि हम पुरोहित की बात करें, हम नर्तकी की बात करें, जो आपकी कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति सील की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, मोहनजोदड़ो में मिलेंगी। क्योंकि मोहनजोदड़ो क्या था, सबसे बड़ा नगर था, है ना, बहुत ज्यादा विकसित नगर था, तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजें कहाँ मिलती है, मोहनजोदड़ो में मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका, जब हम परिपक्व हड़प्पा की बात करते हैं, तो जो विशेषताएं हैं कि पूरा ग्रिड सिस्टम था, मैंने आपको ग्रिड सिस्टम भी बताया कि बिल्कुल 90 डिग्री पे सड़कें काटती थी एक दूसरे को, और वहीं पे आपका फिर ड्रेनेज सिस्टम बना होता था। तो ये सारी व्यवस्था आपको कहाँ मिलेगी, मोहनजोदड़ो में मिलेगी। अन्नागार जो आपका ग्रेट ग्रेनरी है, उसके अलावा स्नानागार, ग्रेट बाथ है, ये भी आपको मोहनजोदड़ो में मिलेगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या मतलब है, मृतकों का टीला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। कालीबंगा का हमने देखा था, कालीबंगा काली चूड़ियों से संबंधित है ना, वहां जुते हुए खेत मिले हैं। उसके अलावा नक्काशीदार, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड हमें ईंटें मिली हैं। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये आपके जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे, ये ज्यादा डेकोरेशन पे ध्यान नहीं देते थे। मतलब ऐसे ये नहीं कि दिखावे की वस्तुएं ज्यादा यूज करते थे, दिखावे की वस्तुएं बहुत कम यूज करते थे। घर भी आप देखेंगे बहुत प्लेन मिला है, ज्यादा नक्काशी या डेकोरेशन कहीं पे नहीं है, बस वो ईंटें आपको कालीबंगा में डेकोरेटेड मिली है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर एक महाराज आते हैं, इतिहासकार आते हैं, पिग्गट जी। पिग्गट महाराज जो है वो क्या बोलते हैं, पिग्गट महाराज बोलते हैं कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ये जुड़वा राजधानी है। जुड़वा राजधानी क्यों बोला कि यहाँ पे जैसे हड़प्पा में आपको अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी हमारे क्या थे, नगर थे हड़प्पा सभ्यता के। तो इन्होंने क्या बोलते कि ये जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, पिग्गट जी ने बोला। अब पिग्गट को आप पिग्गी भी कर सकते हैं याद करने के लिए, कि जो पिग्गी है, पिग्गी ने बोला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत बड़े बड़े थे, नगर थे, और दोनों क्या है, जुड़वा राजधानी है। ठीक है, ये कैपिटल से रिलेटेड आप कर सकते हैं। फिर बात आती है सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी थी आपके हड़प्पा सभ्यता में, वो थी अन्नागार मोहनजोदड़ो वाली। मतलब यहाँ पे जो आपका ग्रेनरी थी, ग्रेट ग्रेनरी, हम ग्रेट लगाते हैं ग्रेनरी में, इतनी बड़ी थी, कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। वो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है संभवतः, क्योंकि अभी बहुत सारी तो आपको पता है रिसर्च करनी बाकी है, बहुत सारे शायद स्थल मिले भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे संभवतः अन्नागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, फिर पूजा प्रथाओं की बात करें। अच्छा, इन चीजों में आपको मैक्सिमम वही चीज मिलेंगी जो लूसेंट में लिखी हुई है, तो आपको लूसेंट अपने साथ रखनी है और वहां पे पढ़ते जाना है। मैंने स्मार्ट स्टडी का तरीका भी बताया है कि कैसे आपको एक बार पूरी चीजें पढ़नी है, फिर जो याद नहीं हो रही उसके नीचे अंडरलाइन करना है, पूरे पेज में अंडरलाइन मत करिएगा, है ना, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा कि हमें क्या याद है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं पूजा प्रथाएं, तो पूजा प्रथा में ये जरूर याद रखिएगा कि जो धरती माता थी, धरती को माता मानते हैं, उनको उर्वरता की देवी मानते थे हड़प्पा वाले। मतलब एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें पेट से वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया गया है, मतलब उर्वरता की देवी धरती को मानते थे। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष माना जाता था वो था पीपल, और याद रखिएगा वृक्ष की पूजा की जाती थी। जैसे आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति 4000 साल बाद भी आज भी है प्रेजेंट। हम आज भी किसकी पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, है ना। तो ये पीपल जो है आपका इंपॉर्टेंट था, और ये आपके एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट जरूर लगते हैं, लेकिन अचानक से कहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। धरती माता को मानते थे उर्वरता की देवी, सीधी बात है। कृषि वगैरह किसमें हो रहा है, सरप्लस में हो रहा है, अधिशेष में हो रहा है, तो कृषि कहां से हो रहा है, धरती से, तो धरती को उर्वरता की देवी मानेंगे। ठीक है, फिर पशुपतिनाथ शिव जो है,
शिव जी की पूजा हमें हम मतलब मानते हैं कि शिव जी की पूजा हड़प्पा टाइम से स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि हमें वो मूर्ति मिली है। फिर स्वास्तिक का एक जगह निशान मिला है, तो ये भी माना जाता है कि स्वास्तिक उस टाइम पे मतलब उस टाइम से चला आ रहा है। सूर्य उपासना का भी अनुमान लगाया जाता है। आज हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, तो माना जाता है हड़प्पा टाइम पे भी अनुमान ऐसा माना जाता है, मतलब लगाया जाता है कि हड़प्पा टाइम पे भी पूजा उनकी होती रही होगी। उसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, और ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में आपको मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। हमें एक मूर्ति मिली है, किसकी? पुरोहित की। तो कुछ इतिहासकारों ने बोला कि शायद जो ये पूरा हड़प्पा सभ्यता है वो पुरोहितों के हाथ में था। जैसे बाद में आप देखेंगे वेदों के टाइम पे ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, तो ऐसा माना जाता है हड़प्पा के टाइम पे कि शायद पुरोहितों का पावर रहा होगा वहां पे, है ना, पावरफुल रहे होंगे। लेकिन क्योंकि मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं एक भी, इससे ये माना जाता है कि पूजा पाठ को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे वो, है ना। मतलब मंदिर होने चाहिए। जैसे आज आप देखेंगे हर 1 किलोमीटर में आपको एक मंदिर मिलेगा, तो उस टाइम पे अगर आपको इतनी बड़ी सभ्यता में कहीं मंदिर नहीं मिल रहा, उसका मतलब कि वो पूजा पाठ को, इन सारी चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उसके बाद फिर ये माना जाता है कि शायद व्यापारियों का जो है वो मेन रूल करता रहा होगा, क्योंकि व्यापारी सबसे ज्यादा थे आपके हड़प्पा सभ्यता में, है ना, व्यापार ही चल रहा था सबसे ज्यादा। तो फिर ऐसे आप मेंस में पढ़ते हैं ये सारी चीजें, डिटेल में जब पढ़ते हैं कि कैसे हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में किसका शासन रहा होगा। ठीक है, फिर आता है सबसे पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैक्ट। जैसे ये पूछ लिया कि सबसे जो आपका पूजनीय वृक्ष जो है वो पीपल है, ऐसे ही जो आपका पूजनीय पशु है वो कुबड़ वाला बैल है। ठीक है, याद रखिएगा, कुबड़ वाला बैल। चाहे तो आप इमेजिन भी कर लीजिएगा, आपका जो बैल है उसमें बढ़िया कुबड़ निकला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमुख देवी जो है वो है मातृदेवी। मातृदेवी मतलब ऐसा मान के चलिए कि वहां पे सबसे ज्यादा जो हमें मूर्तियां मिली हैं, चाहे वो मिट्टी की मूर्तियां हो और अलग अलग जगह पे हमें जो मूर्तियां मिली हैं, तो वो मैक्सिमम किसकी मिली हैं? एक देवी की मिली है, तो हमने नाम दिया उनको मातृदेवी। और ये पता चला कि अगर मैक्सिमम आपको जो मूर्तियां मिल रही हैं वो है किसकी? मातृदेवी की। मतलब आपका जो समाज है वो कैसा है? मातृ सत्तात्मक। क्योंकि आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? जैसे हमारे यहाँ आज के टाइम पे देखा जाए तो देवता जो है बहुत सारे हैं, और देवी देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा आपको कम मिलेंगी। तो हम क्या बोल देते हैं? देवता बहुत सारे हैं और सोसाइटी को भी देख रहे हैं, तो पितृसत्तात्मक हो गया। अब उस टाइम के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि उस टाइम के बारे में किसी देवता से ज्यादा, हमने देवता से ज्यादा किसकी मूर्तियां बनाई हैं? देवी की मूर्तियां बनाई हैं। तो सीधी बात है, जो सोसाइटी रही होगी महिलाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती रही होगी, मतलब जो आपकी सोसाइटी रही होगी वो मात्र सत्तात्मक रही होगी। ठीक है, महिलाओं की चलती रही होगी हड़प्पा सभ्यता में, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता देखिए इतना आगे था। तो यहाँ पे भारी मात्रा में मातृ देवी की क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं। इसलिए हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आपका जो समाज रहा होगा, सोसाइटी रही होगी, वो कैसी रही होगी? मात्र सत्तात्मक। फिर वहां पे वस्त्र कैसे मिले? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे कॉटन, सूती वस्त्र जो थे और ये आपके ऊनी वस्त्र, ये उस टाइम पे लोगों को पता थे। मतलब अगर हम कॉटन का बात करें कि कॉटन पता थी हड़प्पा सभ्यता वालों के, सूती वस्त्र वो यूज करते थे, है ना। तो अगर ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी क्वेश्चन में कि वस्त्र कौन कौन से यूज करते थे हड़प्पा वाले, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि क्या हड़प्पा वासियों को सूती वस्त्र का या कॉटन का जो आपका ये सूती कपड़ा है उसका उपयोग पता था या नहीं पता था, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो सूती जो आपका कॉटन है उसका उपयोग पता था कि नहीं, या कॉटन के बारे में जानते थे भी या नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, पिग्गी जी ने राजधानी बोला था, जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। उसके अलावा सबसे बड़ी जो हमें यहाँ पे इमारत मिली है वो है अन्नागार, ग्रेनरी। उसके अलावा फिर आपकी पूजा प्रथाएं, पूजा प्रथाएं धरती माता की करते हैं, मातृदेवी की करते हैं, पशुपतिनाथ शिव की भी हमें मिली है मूर्ति। उसके अलावा एक कुबड़ वाला बैल की पूजा है, सबसे ज्यादा हम करते हैं पूजनीय पशु में। वृक्ष में हम पीपल सबसे ज्यादा पूजा कर रहे हैं। उसके अलावा स्वास्तिक भी मिला है, सूर्य उपासना का भी है। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वास्तिक जो है, अब हमारे पूरे टाइम में हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले आता है ना, मतलब सबसे प्राचीन है। तो स्वास्तिक कितना प्राचीन है या हम उसकी पूजा कब से करते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता आपका रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, फिर हमने बात की कि समाज था मात्र सत्तात्मक और उन्हें सूती वस्त्रों के बारे में, ऊनी वस्त्रों के बारे में पता था, ये ध्यान रखिएगा।
फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे। यहाँ पे मतलब बेसिक चीज समझ लीजिए कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था वो बना कैसे हुआ था। आपके ऐसे दो जो थे ऐसे स्थल बने होते थे। एक कहलाता था आपका पश्चिमी टीला, जो पश्चिम में था वो कहलाता था पश्चिमी टीला, ठीक है। ये इसको दुर्ग भी बोलते थे क्योंकि ये दुर्ग से घिरा रहता था। मान लीजिए जैसे हमने दुर्ग से इसको घेर दिया। और ये कहलाता था पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, या इसको मान लीजिए कि जो निचला शहर है ना। तो अच्छा, निचला शहर क्यों बोलते थे? क्योंकि आपका जो ये पश्चिमी टीला था ये थोड़ा हाइट में बना होता था, याद रखिएगा। ये थोड़ा नीचे बना हुआ था, मतलब ये थोड़ा ऐसा नीचे था, ये थोड़ा हाइट में बना होता था। हाइट में बना होता था तो हम नीचे वाले को क्या बोलते थे? निचला टीला या निचला शहर बोलते थे। तो आपके हड़प्पा सभ्यता बेसिक जो था शहर कैसे होते थे? दो टीले होते थे, एक थोड़ा नीचे बना होता था, एक थोड़ा ऊपर बना होता था। ये पूर्व पश्चिमी साइड जो था वो ऊपर बनाते थे, इसलिए हम इसको पश्चिमी टीला बोल रहे हैं, इसको पूर्वी टीला बोल रहे हैं। जो पूर्वी टीला है वो नीचे होता था, इसलिए इसको निचला शहर भी बोल रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी टीला जो है वो दुर्ग से घिरा होता था, तो हम क्या बोलते हैं कि इसको दुर्ग भी बोल देते हैं कि इसके चारों ओर क्या होती थी? दुर्ग होता था। अब ये याद रखना है कि कहीं कहीं जैसे आपको कालीबंगा में एक ऐसी जगह है जहां पे निचला टीला भी हमने दुर्ग से घेर रखा है, ठीक है। तो कालीबंगा कैसा है? उसके अलावा ये लूसेंट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखना है कि एक ऐसी जगह है धौलावीरा, ठीक है। आप पढ़ेंगे धौलावीरा। धौलावीरा में दो की जगह तीन स्थल होते थे, मतलब ये आपका मध्यम टीला हो गया, मध्यम आपका क्या हो गया? नगर हो गया। तो यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी के साथ साथ बीच में हमने एक और पाया, क्या? नगर। तो मध्यम नगर उसको बोल दिया, निचला नगर हो गया, और ये आपका पश्चिमी टीला हो ही गया। और याद रखिएगा ये मतलब बेसिक होता था कि पश्चिमी टीला आपका क्या है? दुर्ग से घिरा हुआ है। पूर्वी टीला थोड़ा नीचे बना हुआ है। पूर्वी टीले में जो आपको घर मिलेंगे वो काफी छोटे छोटे मिलेंगे, एक एक कमरे के मकान मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये शायद वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए ये रहे होंगे आपके घर, ठीक है। और जो यहाँ वाले आपको घर मिले हैं, ये पश्चिमी टीला क्योंकि ऊपर बना होता था, दुर्ग से घिरा होता था, यहाँ के जो घर हैं वो आपको 1 मंजिला 2 मंजिला तक घर मिले हैं, काफी अच्छे अच्छे। तो ये लगता है कि जो नीचे वाला रहा होगा यहाँ मजदूर रहते होंगे, क्योंकि यहाँ एक एक कमरे के घर मिले हैं, यहाँ बड़े बड़े घर मिले हैं, 2 मंजिला तक घर मिले हैं। तो यहाँ ये रहता था कि यहाँ शायद धनी व्यक्ति रहते होंगे, जो बड़े बड़े व्यापारी होंगे, धनी व्यक्ति रहते होंगे। इसके अलावा आपने पढ़ा, जैसे कि आपने पढ़ा अन्नागार, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, आपने पढ़ा स्नानागार, स्नानागार। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलेंगे? जगह मिलेंगी या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिलेंगी, वो यहीं मिलेंगी। मतलब आपका स्नानागार भी यहीं बना हुआ था, पश्चिमी वाले टीले में जहां धनी लोग रहते थे। आपको देखेंगे स्नानागार जो है वो भी यहीं बना हुआ था, पश्चिमी टीले में। तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो थी वो भी यहाँ बनी हुई थी। ये थोड़ा ऊंचाई में इसलिए भी बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे अन्नागार बनाया गया है ना, हम वहां पे अनाज को स्टोर करके रख रहे हैं। और आपको भी पता है कि हमेशा बगल से क्या जाती थी? नदियां जाती थी, क्योंकि हर एक स्थल हड़प्पा का नदी के किनारे स्थित है। अब नदियां यहाँ से जा रही हैं तो बारिश ज्यादा होगी तो नदियों में बाढ़ भी आएगी, बिल्कुल बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो आपका बाढ़ के टाइम पे जो गांव से सामान है, गेहूं चावल है, वो शहर तक नहीं आ पाएगा। तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? जो हमने अनाज स्टोर करके रखा है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देकर बनाया गया था कि मान लीजिए पानी अगर भरता भी है तो इस वाले इलाके में अगर भर जाएगा तो हमें जो अपना अन्नागार है, जो हमें अन्न अपना स्टोर करना है, वो ऊपर वाले जगह पे करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे हम टीला बना के रखते थे, पश्चिमी टीला, जिससे वहां तक बाढ़ का पानी ना पहुंच पाए। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपका नगर नियोजन किया गया था हड़प्पा के टाइम पे, हर एक शहर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई में हो गया अन्नागार, स्नानागार, ये हो गया पश्चिमी टीला, ये हो गया पूर्वी टीला। कालीबंगा में आपको दोनों टीले जो हैं वो दुर्ग से घिरे हुए मिलेंगे, लेकिन आपको हर जगह, मैक्सिमम जगह जो है सिर्फ पश्चिमी टीला दुर्ग से घिरा हुआ मिलेगा। 3 आपको जो है नगर मिलेंगे छोटे छोटे, वो कहाँ मिलेंगे? धौलावीरा में 3 मिलते हैं, पश्चिमी, पूर्वी और एक मध्यम वाला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कालीबंगा में मैंने आपको बता ही दिया, जो पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला है निचला वाला, वो भी दुर्ग से घिरा हुआ है। ये चीज आपको मिल जाएगी लूसेंट में। धौलावीरा वाला आप लूसेंट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी चीजें मैंने इसलिए भी बताई हैं कि यहाँ मजदूर रहते थे, यहाँ धनी व्यक्ति रहते थे,
कि अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दुर्ग बना होता था, और वैदिक, जब हम ऋग्वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें इंद्र के लिए यूज होता है पुरंदर, मतलब दुर्ग को तोड़ने वाला। तो कुछ इतिहासकार उससे लगाएंगे अंदाजा कि ये दुर्ग को तोड़ने वाले से मतलब था कि आर्यों ने हमला किया हड़प्पा सभ्यता के लोगों पे, ठीक है। तो ये इसलिए भी रिलेट होता है वैदिक से, जब आप ऋग्वेद पढ़ते हैं उससे रिलेट होता है, इसलिए भी याद रखिएगा इसको। और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये भी है कि कहीं मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो आपका निचला पूर्वी वाला होता था उसमें बढ़िया ग्रिड सिस्टम में क्या बना होता था, पूरा का पूरा शहर बसाया होता था, ठीक है। फिर समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों का प्रचलन था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि जैसे आज के टाइम पे आपको पर्दा प्रथा मिलेगी, आपको वेश्यावृत्ति मिलेगी, वो सारी चीजें हड़प्पा टाइम में थी। फिर शवाधान प्रथाएं, कुछ जलाते थे कुछ दफनाते थे। लोथल में और कालीबंगा में आपको युग्म समाधि भी मिली है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई तो दोनों को एक साथ रख दिया, कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। इतिहासकार अलग अलग अनुमान लगाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में शव को जलाते थे या दफनाते थे, लेकिन लूसेंट में है तो थोड़ा साइड में दिमाग में रखिएगा कि मोहन के यहाँ जलाते थे शवों को, ठीक है, मोहन के यहाँ जलाते थे, और हड़प्पा में क्या करते थे, दफनाते थे। लेकिन लोथल, थल के पास दो लोगों को जमा, अब यहाँ पे कालीबंगा है और लोथल है। लोथल का हम थल बनाते हैं, कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां पहन के जादू टोना कर रही हैं। तो काली चूड़ियां जो जादू टोना कर रही थी वो थल में दो लोगों को एक साथ दफना देती थी। आप ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है सिंधु घाटी के पतन का कारण। अब पतन का कारण लूसेंट में तो सिर्फ एक लाइन में लिखा है कि मेनली प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ते हैं इसको तो पता चलता है कि कोई एक कारण नहीं था। क्योंकि आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में फैली हुई थी, है ना। यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व था। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं बहुत सारे स्थल मिल रहे हैं आपको, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी आपको कुछ स्थल मिले हैं, जैसे शौर्तुघई वगैरह है। कुछ स्थल आपको अफगानिस्तान में भी मिले हैं, भारत में है ही बहुत सारे स्थल। तो इतनी बड़े एरिया में फैले होने के बाद इतनी अच्छी सभ्यता, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, वहां का अचानक से पतन हो जाना, मतलब ऐसे तो है नहीं कि पता नहीं था कि हम किससे बाढ़ आने से खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी देखिए, आपकी हर जो सिटी है, हर जो आपका नगर है, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब अगर नदी के किनारे है तो बारिश ज्यादा होगी तो नदी में बाढ़ आएगी ही आएगी। तो वो तैयार रहे होंगे इस चीज के लिए कि अगर बाढ़ आती है तो हमें कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये तो नहीं रहा होगा कि बस बाढ़ आई और खत्म हो गए। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को माना जाता है कि ये बाढ़ की वजह से इसका पतन हुआ, इस शहर का, है ना। तो मोहनजोदड़ो में क्योंकि 7 बार डूबने, बाढ़ की वजह से डूबने और बसने के प्रमाण मिले। अब इतनी बार बसने और डूबने के प्रमाण मिले, मतलब इनको पता था, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां हैं। आपकी सिंधु जो है, इंडस जो नदी है, उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, सब बड़ी बड़ी नदी है। अगर उसके किनारे कोई शहर बसा रखा है, मतलब पता है कि बाढ़ आ सकती है, तो सीधी बात है व्यवस्था भी कर रखी होगी। तो बाढ़ की वजह से, मतलब सिर्फ बाढ़ की वजह से पतन नहीं है। मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक्स बता दूं, जिससे अगर मान लीजिए घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आता है तो आपसे बन जाए। जैसे मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो में आ गई बाढ़, हम पढ़ते हैं सरस्वती नदी के बारे में, और हम ये देखते हैं कि आज के टाइम पे सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो गई है। इसरो ने अपने बहुत सारी रिसर्च से ये पता लगाया है कि कहीं ना कहीं राजस्थान वाले इलाके में आपकी सरस्वती नदी बहती थी। तो सरस्वती मतलब पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो क्या हुआ होगा। भूगोल में आप एक टर्म पढ़ते हैं प्लेट विवर्तनी, मतलब जो आपकी पृथ्वी है उसमें अलग अलग प्लेट्स क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। उसकी वजह से वो एक दूसरे से भिड़ती भी हैं। हमारे हिमालय का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट में भिड़ने के कारण। तो ऐसे ही माना जाता है कि उस टाइम पे भी एक इलाका था जहां पे ऐसा जो है उठाव आ गया था। उठने के कारण क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये आपकी जगह है, वो अचानक से ऐसे उठ गई। अब उठ गई तो यहाँ जो पानी था, तो अचानक से इतना उठने के कारण पूरा का पूरा पानी चला गया एक साइड, और उस पूरा का पूरा पानी, जैसे सरस्वती नदी है तो यहां से ये उठ गई, तो ये पानी जो इधर का था ये पूरा का पूरा चला गया एक साइड। उसकी वजह से आपकी जो बाढ़ आएगी वो पहले जैसी नहीं आएगी। बारिश की वजह से बाढ़ तो है नहीं, इलाका उठा है, उसकी वजह से अचानक से बहुत सारा पानी आ गया।
तो मान लीजिए एक स्थल जो है जहां पे आ गई बाढ़, और दूसरी चीज पूरा यहाँ पे अब क्या होगा, सरस्वती नदी जो है अपना रास्ता बदल लेगी, इधर साइड थोड़ा बहुत सारा पानी चला गया, कुछ ही पानी अब इधर आ रहा है। तो जब हम इधर वाले स्थलों की बात करेंगे, इधर जो स्थल बचेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सूखा, क्योंकि नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया है, अब वहां तक नदी जा ही नहीं रही, नदियों के किनारे बसे हैं आपके स्थल, अब यहाँ हो जाएगा सूखा, यहाँ पे सूखा आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, कृषि होगी नहीं, खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अब खाने के लिए जब नहीं है तो शहरों तक जो हम खाना भेजते थे बेचने के लिए, अन्नागार में जो है वो स्टोर करके रखते थे, अब वहां भेजेंगे नहीं, तो क्या होगा, अब सीधे धीरे धीरे आपके शहर के लोग उठ के यहाँ वहां जाने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब खाना ही नहीं मिल पा रहा। तो बाढ़ भी है, सूखा भी है, उसके अलावा आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी याद रखनी है कि प्लेट विवर्तनी जो है उसकी वजह से भी, वर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक जो है उसकी वजह से भी जो है वो प्रभाव पड़ा था। और उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि जो आपका पतन है सिंधु सभ्यता का, डिक्लाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो अचानक से हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है, अचानक से नहीं हुआ, क्रमिक पतन हुआ है, याद रखिएगा ये वर्ड, क्रमिक, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है, धीरे धीरे, जैसे कुछ स्थल जो है बाढ़ की वजह से चपेटे में आ गए, कुछ सूखे में आ गए, अब जो दूसरे स्थल है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, व्यापार नहीं चल रहा, सामान नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे उनके यहाँ कमी आने लग जाएगी। और जो वहां के लोग हैं, ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ते हैं बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मतलब सारे लोग मर गए, ऐसा तो होगा नहीं, अचानक से इतनी बड़ी सभ्यता है, 3 देशों में फैली है, अचानक से सारे लोग ही मर गए, ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। क्या हुआ होगा, लोग जो है शहरों से उठकर चले गए होंगे आसपास के इलाकों में, कुछ लोग मर गए होंगे बाढ़ की वजह से, कुछ सूखे की वजह से, और कुछ लोग जो बचे होंगे वो आसपास वाले इलाके में चले गए होंगे। अच्छा, इसमें जो है ये भी आपको याद रखना है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता के बाद की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की कुछ चीजें, जैसे पीपल की पूजा करना, स्वास्तिक का जो निशान है वो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। अगर सब लोग मर गए होते तो उनकी चीजें जो है हमें कौन बताता कि आप स्वास्तिक भी कर सकते हैं बनाकर पूजा, उसके अलावा वृक्ष की पूजा करिए, पीपल की पूजा करिए, आज तक अगर है वो अवेलेबल, मतलब कुछ लोग रहे होंगे जो संस्कृति को कंटिन्यू कर रहे थे, उन्होंने दूसरे लोगों को बताया, दूसरे ने और बताया, ऐसे करते करते वो आज तक क्या है, शामिल है हमारी पूजा पाठ में। तो ये चीजों से पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ सभ्यता का पतन हुआ था, सभ्यता मतलब जो बड़े बड़े नगर थे। इसके अलावा एक आप और रीजन देखेंगे कि यहाँ पे जो था जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई थी, बड़े बड़े शहरों में से आप देखेंगे मुंबई, दिल्ली, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, सेम ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में उस टाइम पे भी जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग बहुत ज्यादा करने लग जाएंगे लोग, तो धीरे धीरे आपके प्राकृतिक संसाधन जितने हैं उनका धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ह्रास होने लग जाएगा, वो खत्म होने लग जाएंगे, फिर लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ पे जो हमने ग्रिड सिस्टम में सड़कें बना रखी हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो कहीं पे भी घर बनाने लग जाएगी, तो जो ये हम सिस्टम फॉलो कर रहे थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। तो एक रीजन ये भी माना जाता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई थी, प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, इस वजह से भी जो आपके सभ्यता के मेन विशेषताएं थी कि वहां पे सड़कें समकोण पर काटती हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, उसके अलावा मतलब यहाँ पे जो पश्चिमी टीला पूर्वी टीला बटा हुआ था, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और लोग फिर एक जगह से जाके दूसरे स्थान पे रहने लग जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अभी तक कुछ चीजें जो हैं हड़प्पा संस्कृति की वो अभी प्रेजेंट नहीं है। हम पूजा पाठ वृक्षों की कर रहे हैं, हम स्वास्तिक निशान बना रहे हैं, मतलब वो आज तक हमारे पूजा पाठ में शामिल है। तो ये हो गया आपका कारण। लूसेंट में सिर्फ बाढ़ दिया है, लेकिन आप समझ के चलिएगा कि सिर्फ बाढ़ कारण नहीं थी, क्रमिक ग्रेजुअल पतन हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। फिर बात करें सिंधु घाटी बस्ती, जहां एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, कौन सी है, बिहार एसआई का है। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है, तो मैंने आपको बताया था ये मिला है कालीबंगा में, है ना, काली काली चूड़ियां पहनकर हम जा रहे थे जुते हुए खेत में घूमने। उसके अलावा नक्काशीदार हमें ईंटें मिली हैं, ठीक है। फिर आता है कांस की नर्तकी की मूर्ति में मिली थी, एसएससी सीजीएल का है कि हमें जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो में, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो आसान आसान क्वेश्चन है ना उसे गलत मत करिएगा कभी भी पेपर में, क्योंकि वही आपको पीछे कर देता है। सारे लोग सही करके आ रहे हैं, आपने गलत कर दिया।
फिर है को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है, एसएससी एमटीएस का है, मोहनजोदड़ो, अलादीनो, भिडाना या राखीगढ़ी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन अलग से मैंने रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपका भिडाना जो है ये सबसे प्राचीन है। प्राचीन कैसे हमें पता चला? खोज तो हमने पहले हड़प्पा की थी, हमें पता चला कार्बन डेटिंग से। जैसे हम पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग से कि कितना पुराना स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पुराना स्थल प्राप्त हुआ है वो है भिडाना। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मतलब हम एरिया वाइज की भी बात करेंगे, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में, तो कौन सा है? ये है राखीगढ़ी। याद रखिएगा, राखी सावंत से याद करना है आपको। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है फिलहाल में, जब तक कि कोई नई खोज सामने नहीं आती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, और भिडाना याद रखना है, ये सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है। आपको जितनी भी चीजें हम करते जा रहे हैं रिवीजन जरूर करिएगा। बहुत सारे लोगों बच्चों ने बहुत पसंद किया है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।